गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में हम सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम यहाँ बात करेंगे क्लास 8 की। क्लास 8 के अंदर अपना सब्जेक्ट है, विषय है विज्ञान। और विज्ञान विषय के अंदर आज अपन चैप्टर में पढ़ेंगे, अध्याय है 11 और चैप्टर नंबर 11 का नाम है बल तथा दाब। इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे कि बल क्या होता है और दाब क्या होता है। आपने देखा होगा कि किसी भी वस्तु को उठाना, खींचना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना, ये सभी क्या है, ऐसी बहुत सारी हमारे दैनिक जीवन के अंदर जो क्रियाएं हैं वो चलती रहती है। तो यदि मैं बात करूं, जैसे मान लो कि बहुत सारी चीजें होती है हमारे दैनिक जीवन में, बल जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम के अंदर आता है, जैसे उठाना, खींचना, प्रहार करना, धक्का देना, मारना, ठीक है, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। आपने कभी ध्यान दिया कि प्रत्येक कार्य को करने के लिए अभिकर्षण या अपकर्षण दोनों को व्यक्त किया जाता है। अभिकर्षण और होता है अपकर्षण। अभिकर्षण का मतलब क्या होता है, खींचना, और अपकर्षण का मतलब क्या होता है, धक्का देना। हमारे दैनिक जीवन में हम कोई भी काम करते हैं उसके अंदर अभिकर्षण होता है एक तो, और एक अपकर्षण होता है। यदि मैं एक व्यक्तित्व लैंग्वेज की बात करूं तो यहाँ होता है खींचना और यहाँ होता है धक्का देना। जैसे मान के चलो, सपोज करो कि मेरे पास कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी खड़ी हुई है और मैं खड़ी हुई गाड़ी के धक्का लगाऊंगा। तो धक्का लगाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। उसकी प्रारंभिक स्थिति में मुझे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी जो है धीरे धीरे चलने लग जाएगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बल कम लगाना पड़ेगा। अब यदि मैं बात करूं कि गाड़ी को लगातार चलते रहने के लिए, यदि गाड़ी को लगातार चलते रहना है तो हम क्या करेंगे, यदि गाड़ी को लगातार चलते रहना है तो हम क्या करेंगे कि उसको लगातार धक्का मारते चले जाएंगे, तो वो गाड़ी लगातार क्या होती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। तो उसका मतलब क्या हुआ, धक्का दे रहा हूं किसी वस्तु को, और धक्का देने को ही क्या बोलते हैं, अपकर्षण कहा जाता है। और खींचने का मतलब क्या होता है, अभिकर्षण कहा जाता है। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब देखिए कि दो, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी दो व्यक्ति है, आपस में एक दूसरे को ऐसे हाथ से हाथ पकड़ के रख रहे हैं और आपस में एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो कौन किसे धकेल रहा है। या फिर मैं बात करूं, आपने देखा होगा कि जैसे यदि एक कोई भी लड़का है या कोई भी लड़की है, उसको मैंने पकड़ रखा है, मान लो कोई लड़के को मैंने पकड़ रखा है और हम दोनों एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बल लग रहा है, ठीक है, धक्का लग रहा है एक दूसरे को। कौन किसे खींच रहा है, आप देखो कि आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 129 है और 129 के अंदर ये सभी क्रियाकलाप दिए हुए हैं कि कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को पकड़ के रख रखा है और घूम रहा है, आपस में चक्कर लगा रहा है, तो क्या होगा, कौन किसे खींच रहा है, इस चीज की बात करेगी। आपने देखा होगा कि कोई भी गाय है, कोई भी गाय चराने वाला जो व्यक्ति होता है, गाय की रस्सी बांध करके रखता है, ठीक है, उसको साथ में लेकर के जा रहा है, तो गाय को क्या करता है, वो खींचता है, पकड़ के खींच रहा है, उसको खींच रहा है, ठीक है। और खींचने का मतलब क्या होता है, अभिकर्षण लगा रहा है। तो हमारे दैनिक जीवन के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें जो बल के द्वारा उपयोग में होती है। इन सभी उदाहरणों से मैंने निष्कर्ष ये निकाला, आपने देखा मैंने 3 उदाहरण बताए। पहला गाड़ी वाला, गाड़ी के अंदर क्या कर रहा है, वो उसे धक्का दे रहा है, धकेल रहा है, गाड़ी को क्या कर रहा है, धकेल रहा है। दूसरे क्रियाकलाप में मैंने आपको बताया कि एक लड़की थी, दूसरी लड़की को पकड़ के खींच रही थी, ठीक है, तो उसके अंदर खींच रहे थे। ये तीसरी कंडीशन के अंदर मैंने आपको बताया कि दो बच्चे हैं जो आपस के अंदर एक दूसरे को घुमा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और खींचने से ही मतलब क्या होता है, मेरा अभिकर्षण होता है। तो ये बात आप सभी को समझ आ गई। तो कुल मिला के बात ये कि बल लगने के लिए दो व्यक्तियों का या दो वस्तुओं का होना अति आवश्यक होता है। कोई भी वस्तु पर यदि मैं बल लगा रहा हूं तो क्या होगा, दो वस्तुओं का होना आवश्यक होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है बलों की खोजबीन।
बलों की खोजबीन, कि हम बलों को कैसे खोजें कि हाँ बल लग रहा है या नहीं लग रहा है। जैसे मान के चलो कोई संदूक है, ठीक है, जैसे मान लिया मैंने ये क्या है, कोई संदूक है, संदूक क्या कोई बक्सा मान लेते हैं। यहाँ से एक व्यक्ति बल लगा रहा है, पहला व्यक्ति है जो यहाँ से क्या कर रहा है, बल लगा रहा है और इसको आगे सरका रहा है। दूसरे नंबर का व्यक्ति आया, वो भी इसी दिशा के अंदर बल लगा रहा है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे दोनों क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, जिसके कारण संदूक क्या हो रही है, आगे की ओर जा रही है। अब देखो ये जो संदूक है, यहाँ पर पहला व्यक्ति है और यहाँ पर दूसरा व्यक्ति है, ये इस दिशा के अंदर बल लगा रहा है और ये इस दिशा के अंदर बल लगा रहा है, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा के अंदर बल लगा रहे हैं और दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा के अंदर बल लगा रहे हैं, तो परिणाम ये हो रहा है कि संदूक ने तो आगे सरक रही है या फिर नहीं पीछे की ओर आ रही है, ना तो संदूक आगे की ओर जा रही है और ना ही संदूक पीछे की ओर आ रही है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे देखिएगा कि जो हमारे पास दोनों ही कंडीशन के अंदर आप क्या देख रहे हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर आपने क्या देखा कि पहला नंबर का जो बल है उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पहले नंबर के बल के अंदर तो क्या हो रहा है, दोनों ही एक ही दिशा के अंदर चल रहे हैं और दूसरे अंदर के बल के अंदर क्या हो रहा है कि पहला और दूसरा जो है, पहला और दूसरा एक दूसरे के, पहले और दूसरे व्यक्ति एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा के अंदर बल लगा रहे हैं, जिसके कारण संदूक है तो आगे की ओर सरक रहा है और न ही पीछे की ओर सरक रहा है। तो ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी। आपने रस्सा कशी का एक खेल देखा होगा, रस्सा कशी, जैसे आपने देखा होगा ना रस्सियां पकड़ने का करते हैं, तो जैसे मान लो 10 जने तो इधर की ओर होते हैं और 10 जने सामने की ओर होते हैं, तो जो रस्सी ज्यादा खींचेगा वो टीम क्या हो जाती है, विजयी हो जाती है, और जो रस्सी नहीं खींचेगी वो टीम क्या हो जाती है, हार जाती है। तो रस्साकशी के अंदर खेल के अंदर क्या होता है, मान लो 10 लड़कियां इधर खड़ी हुई है और 10 लड़कियां इधर खड़ी हुई है और रस्सी को खींच रहे हैं, जिसमें ज्यादा ताकत होगी वो रस्सी को खींच लेगा और रस्सी को खींच लेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या फिर दोनों टीमें यदि मान लो बराबर है, दोनों टीमों की ताकत बराबर है, तो रस्सी में न तो व्यक्ति आगे की ओर जाएगा और न ही व्यक्ति पीछे की ओर जाता है। तो ये बात समझ आ गई। यदि एक ही दिशा के अंदर, जैसे आपने संदूक के अंदर देखा, एक ही दिशा के अंदर दो व्यक्ति, एक ही दिशा में दो व्यक्ति बल लगा रहे, तो ये बल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या होगा, जुड़ जाएगा। इस कंडीशन के अंदर बल क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, और इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, नेट बल शून्य हो जाएगा। नेट बल इसके अंदर क्या होगा, बल जुड़ेगा और इसके अंदर क्या होगा, नेट बल शून्य हो जाएगा। तो आगे देखिएगा, ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब आगे देखिए, किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। नेट बल की परिभाषा लिख रहा हूं मैं। नेट बल की परिभाषा क्या कहती है कि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में है, नेट बल की परिभाषा क्या हो गई, नेट बल की परिभाषा ये कहती है कि किसी भी वस्तु पर दो बल यदि विपरीत दिशा के अंदर है
तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, नेट बल, जो कि इसका मान कितना होगा, 0 होगा। जैसा कि आपने अभी संदूक के अंदर देखा था, ये संदूक थी, पहला व्यक्ति जो था वो इधर से धक्का लगा रहा है और दूसरा व्यक्ति जो था वो इस दिशा के अंदर धक्का लगा रहा है, तो इसका नेट बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि मैं बात करूं कि दो बल हैं, एक ही दिशा के अंदर बल लगा रहे हैं, मान लो दोनों बल इसी दिशा, दोनों व्यक्ति है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा व्यक्ति जो है दोनों एक ही दिशा के अंदर यदि बल लगा रहा है, तो क्या हो रहा है, नेट बल का मान क्या होगा, ये सॉरी एक ही दिशा के अंदर यदि बल लगाएंगे तो दोनों बल क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यदि एक ही दिशा में बल लगाने हैं तो दोनों बल जुड़ेंगे, और यदि विपरीत दिशा के अंदर बल लगा रहे हैं तो नेट बल का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये बात आप सभी को मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से आपको एक चीज और है कि किसी भी वस्तु पर एक से ज्यादा बल लग रहे हैं, मान लो कोई भी वस्तु है जिसमें एक से ज्यादा बल लग रहे हैं, तो हो सकता है वो किसके कारण लग रहे होंगे, नेट बल के कारण लग रहे हैं। यदि किसी भी वस्तु में एक से अधिक बल लगते हैं तथापि वस्तु पर प्रभाव नेट बल के कारण ही उत्पन्न होगा। मतलब वस्तु के अंदर यदि एक ही बल लग रहा है, एक से ज्यादा बल लग रहे हैं, तो किसके कारण हो रहा है ऐसा, नेट बल के कारण हो रहा है। ठीक है, तो आप इस ये चैप्टर क्या है, एक्चुअली में रीडिंग लगाने का चैप्टर है, तो आप इस चैप्टर को एक बार आप यहाँ तक पढ़ोगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो समझने के होते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ने पर ही समझ में आ जाते हैं। तो आप इसको यदि एक बार बुक के अंदर से रीडिंग लगाओगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप सभी को समझ आ गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बल की परिभाषा यदि मैं बात करूं कि किसी वस्तु पर लगने वाले किसी वस्तु पर बल की परिभाषा और लिख लेते अपन, किसी वस्तु पर बल की परिभाषा क्या कहती है कि किसी भी वस्तु पर लगने वाले अभिकर्षण तथा अपकर्षण, कोई भी वस्तु पर यदि अभिकर्षण और अपकर्षण लग रहा है तो उसी को ही अपन क्या बोलेंगे, बल कहते हैं। तो आपको एग्जाम में यदि कभी भी आपको कोई भी परिभाषा पूछी जाए बल के बारे में, नेट बल की मैंने परिभाषा आपको बता दी कि किसी भी, नेट बल क्या कहता है कि किसी भी वस्तु के अंदर यदि विपरीत दिशा के अंदर बल लग रहा है तो नेट बल का मान कितना होता है, 0 होता है। और बल क्या कहता है कि किसी भी वस्तु पर लगने वाले अभिकर्षण तथा अपकर्षण को ही अपन क्या बोलते हैं, बल कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि अभिकर्षण का मतलब होता है धक्का मारना, अभिकर्षण का मतलब क्या होता है, धक्का मारना। ठीक है, धक्के की बात चल रही है। और अपकर्षण का मतलब क्या होता है, खींचना। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, फिर आप बाद में बोलोगे कि अभिकर्षण का मतलब तो क्या हुआ, धक्का देना, और अपकर्षण का मतलब क्या हुआ, खींचना। यदि इन दोनों कंडीशन के अंदर अपकर्षण धक्का दे रहा है या खींच रहा है तो वो क्या होगा, बल होगा। तो आज की क्लास यहीं तक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ाई को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर एवरीवन, सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। ओके, थैंक यू।